जी, फरवरी मंथ का ये हमारा तीसरा वीकली करंट अफेयर वीडियो होगा और इस वीक से जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, नेशनल हो या इंटरनेशनल, सभी क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ। नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री है, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, बार बार वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। 15 से 21 फरवरी तक की करंट अफेयर होगी। चलिए हम शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, छात्रों के कौशल विकास के लिए किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट आरोहण परामर्श कार्यक्रम की शुरुआत की है। एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की है जिसका नाम है आरोहण परामर्श। ये किस राज्य ने की है और किस लिए की है? छात्रों के कौशल के विकास के लिए आरोहण परामर्श की शुरुआत की है आसाम सरकार ने। किसने? आसाम सरकार ने। इसका आंसर हो जाएगा आसाम, है ना। आसाम के बारे में जान लेते हैं। मुख्यमंत्री है यहाँ के हेमंत बिस्वा शर्मा, राज्यपाल हैं जगदीश मुखी, आसाम के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो सुधांशु धुलिया है। नेशनल पार्क जान लेते हैं। यहाँ पर नेशनल पार्क जो है वो 7 नेशनल पार्क हैं और सबसे ज्यादा नेशनल पार्क में ये तीसरे नंबर पर है आसाम। सबसे पहले 11 नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश के पास और अंडमान निकोबार में है 9 नेशनल पार्क और 7 नेशनल पार्क के साथ तीसरे नंबर पर आसाम है, याद रखना, है ना। नेशनल पार्क कौन कौन से है? काजीरंगा नेशनल पार्क है, मानस है, डिब्रू साइखोवा है, औरंग नेशनल पार्क है, नामेरी नेशनल पार्क है, रायमोना नेशनल पार्क और दिहंग पटकई नेशनल पार्क। ये 7 नेशनल पार्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप। प्रसिद्ध त्योहार यहां पर पूछे जाते हैं। रंगोली बिहू, है ना, ये नृत्य भी है यहाँ का, रंगोली बिहू, बोहाग बिहू, जो ये त्योहार और नृत्य है यहाँ के, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। शक्ति की देवी सती का मंदिर जो है कामाख्या मंदिर, बहुत बार पूछा जाता है। कामाख्या मंदिर कहां पर है? ये आसाम में है। तो आप याद रखेंगे आरोहण परामर्श किसने शुरुआत की? आसाम सरकार ने शुरुआत की, है ना। और पढ़ लेते हैं हम आसाम के बारे में। देखिए, अंतरराष्ट्रीय सीमा जो लगती है भूटान और बांग्लादेश की, यहां पर अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है आसाम को। पड़ोसी राज्य जो है वो पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। 7 यहां पर बाउंड्री लगती है राज्यों की और 7 ही नेशनल पार्क है, आप याद रखेंगे। प्रमुख हवाई अड्डा जो है वो गोपीनाथ बारदोलाई, ये याद रखेंगे, बारदोलाई, गोपीनाथ बारदोलाई यहां पर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है गुवाहाटी में। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप, जो बहुत बार पूछा गया है, ब्रह्मपुत्र नदी पर। आसाम का सबसे लंबा नदी पुल जो है भूपेन हजारिका है यहाँ पर, ढोला सादिया पुल, जो कि इसकी लंबाई है 9.15 किलोमीटर है ना। राज्यसभा सीट है 7 और लोकसभा सीट है 14 और विधानसभा सीटें जो है 126 हैं। ये असम सरकार के बारे में, असम राज्य के बारे में आप सब कुछ ये डिटेल में अच्छे से याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। हाल ही में जल जीवन मिशन के तहत 100वां हर घर जल जिला कौन सा बना है? हर घर जल जिला जो बना है, 100वां जिला बना है, वो चंबा हिमाचल प्रदेश बना है, जो कि जल जीवन मिशन के तहत ये 100वां जिला बना है, चंबा हिमाचल प्रदेश का, है ना। याद रखेंगे, इसके बारे में और डिटेल में थोड़ा जान लेते हैं। हिमाचल प्रदेश का चंबा जिला जल जीवन मिशन के तहत 100वां जिला बन गया है, ये बता चुका हूं। जल जीवन मिशन जो लॉन्च हुआ था 2019 में, कब हुआ था? 2019 में। इसका जो उद्देश्य है, उद्देश्य पूछा जा सकता है कि 2024 तक हर घर में नल कनेक्शन करवाना, हर घर में नल कनेक्शन करवाना 2024 तक जल जीवन मिशन का ये मिशन है ना। हर घर जल वाला पहला राज्य जो बना था वो गोवा बना था, पहला राज्य जो बना था वो गोवा बना था और जिला 100वां बना है चंबा, है ना, हिमाचल प्रदेश का। लद्दाख में ग्रामीणों को स्वच्छ जल के महत्व के लिए एक पानी माह की शुरुआत की गई, ये एक प्रोग्राम कार्यक्रम की शुरुआत की गई, पानी माह। कहां पर? लद्दाख में। ग्रामीणों को स्वच्छ जल के महत्व को बताने के लिए 24 घंटे नल से जल देने वाला पहला शहर पुरी बना था, उड़ीसा का पुरी शहर जो है 24 घंटे नल से स्वच्छ जल देने वाला पहला शहर बना था। वाटर प्लस सर्टिफिकेट पाने वाला पहला शहर मध्य प्रदेश का इंदौर बना है, ये भी आप याद रखेंगे। और जल दिवस मनाया जाता है, विश्व जल दिवस 22 मार्च को। इतना सब ये जल मिशन के बारे में आप याद रखेंगे, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। इसका पीडीएफ नीचे से डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बढ़ते हैं तीसरे नंबर की ओर। 2023 में होने वाला अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र की मेजबानी कौन करेगा? तो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सत्र जो होगा 2023 में, उसकी मेजबानी करेगा मुंबई। कौन करेगा? मुंबई, है ना। इसका भारत मेजबानी करेगा और मुंबई शहर में इसका स्तर होगा ये समिति का, ओलंपिक समिति का, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का। वार्षिक मेजबानी को लेकर के वोटिंग में भारत को 76 में से 75 वोट मिले थे। कितने? 76 में से 75 वोट मिले थे, मेजबानी को लेकर के वोटिंग हुई थी, है ना। कहां पर होगी ये? मुंबई में होगा ये सत्र। चलिए अगला क्वेश्चन है चौथा।
किस देश ने 50 साल के इतिहास में पहली आपातकालीन अधिनियम लागू किया है? पहली आपातकालीन अधिनियम लागू किया है 50 साल के इतिहास में कनाडा ने। किसने? कनाडा इसका राइट आंसर होगा। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने संघीय सरकार को प्रतिबंधों के खिलाफ चल रहे अवरोधों के विरोधों को संभालने के लिए निर्णय लिया है। तो आप याद रखेंगे कनाडा ने अपने 50 साल के इतिहास में पहली आपातकालीन अधिनियम लागू किया है। और ये क्यों लिया है? जस्टिन ट्रूडो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं और इस सरकार ने प्रतिबंधों के खिलाफ चल रहे अवरोधों और विरोधों को संभालने के लिए निर्णय लिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है 5वां। 70वां संस्करण राष्ट्रीय सीनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2021-22 में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? तो ये खिताब जीता है हरियाणा ने। किसने जीता है? हरियाणा ने। हरियाणा की टीम ने भारतीय रेलवे को 3-0 से हराया। कितने? 3-0 से हराया। कौन सा संस्करण? 17वां संस्करण था। राष्ट्रीय सीनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2021-22 जीती है हरियाणा ने। किसको हराया? भारतीय रेलवे को। कितने से हराया? 3-0 से हराया। महिला वर्ग में यही खिताब जो है केरल ने जीता है। किस टीम को हरा करके? भारतीय रेलवे को। दोनों महिला में और पुरुष में भारतीय रेलवे हारी है। तो यहां पर केरल जो है इन्होंने महिला वर्ग में जीता है और हरियाणा ने पुरुष वर्ग में जीता है। कौन सा? राष्ट्रीय सीनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप का खिताब 2021 से, है ना। और आयोजन जो है बीजू पटनायक इंडोर स्टेडियम में हुआ था भुवनेश्वर में। याद रखेंगे बीजू पटनायक इंडोर स्टेडियम भुवनेश्वर में इसका आयोजन हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 6ठा। भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई को अपनाने वाला पहला देश कौन सा बना है? पहला देश बना है भारत के यूपीआई को अपनाने वाला नेपाल। कौन सा बना है? नेपाल बना है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस जो है इसकी फुल फॉर्म होती है। याद रखेंगे इसके बारे में। नेपाल के बारे में जान लेते हैं। नेपाल की राजधानी जो है वो काठमांडू है। क्या है? काठमांडू है। यहां पर सार्क का मुख्यालय है, जो बहुत बार पूछा जाता है। सार्क का मुख्यालय कहां पर है? काठमांडू में है। राष्ट्रपति कौन है नेपाल की? विद्या देवी भंडारी है। प्रधानमंत्री शेर बहादुर देव है, प्रधानमंत्री है। और यहाँ की जो मुद्रा है नेपाली रुपया है। नेपाल की संसद को क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है। राष्ट्रीय पंचायत यहाँ की संसद को पुकारा जाता है। और 5 राज्य भारत के जो है उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार और उत्तर प्रदेश, ये नेपाल की सीमा को छूते हैं। याद रखेंगे 5 राज्य। और सबसे लंबी सीमा उत्तर प्रदेश की लगती है। माउंट एवरेस्ट है यहाँ पर नेपाल में। तो नेपाल में इसको क्या कहा जाता है? सागर माथा के नाम से पुकारा जाता है यहाँ पर माउंट एवरेस्ट को। इसकी ऊंचाई जो है वो नीचे कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा नेपाल की कुल ऊंचाई कितनी है। नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कर्णाली। क्या है? कर्णाली नदी सबसे लंबी नदी है। महात्मा बुद्ध का जन्म कहां पर हुआ था? नेपाल के लुम्बरी गांव में हुआ था यहाँ पर। और सार्क का मुख्यालय कहां पर है? ये काठमांडू में है, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, है ना। तो ये सब याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 7वां। आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी 2022 का पुरस्कार किसे मिला है? आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ की बात हो रही है तो जनवरी 2022 का पुरस्कार मिला है कीगन पीटरसन को। कीगन पीटरसन दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं। इनको जनवरी 2022 का मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ मिला है। इससे पहले दिसंबर का मिला है किसे? एजाज पटेल को। और उससे पहले नवंबर का मिला है डेविड वार्नर को। और आसिफ अली को अक्टूबर का। ये चारों आपको ध्यान में रखने हैं। और महिला वर्ग में 2022 जनवरी की बात की जाए तो इंग्लैंड की खिलाड़ी हैं हीथर नाइट। हीथर नाइट को जनवरी 2022 का इंग्लैंड की खिलाड़ी महिला वर्ग में मिला है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 8वां। हाल ही में 7वां मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना दिवस कब मनाया गया? 7वां मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना दिवस जो बनाया गया वो 19 फरवरी को बनाया गया। 19 फरवरी को। इस योजना में हर 2 साल बाद किसान को उसकी जमीन का मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिया जाता है, जिससे उसको उसकी जमीन के स्वास्थ्य के बारे में, उसकी उर्वरा शक्ति के बारे में और उसके उत्पादन क्षमता के बारे में वो जान सके। इसलिए उसको ये कार्ड दिया जाता है हर 2 साल बाद, है ना। और इसकी शुरुआत राजस्थान के सूरतगढ़ से 19 फरवरी 2015 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। और अभी ये 7वां मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाया गया 19 फरवरी को, इसीलिए, है ना। तो 19 फरवरी से ही राजस्थान के सूरतगढ़ से शुरुआत हुई थी 2015 में। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर। चलिए एक बार जो इंपोर्टेंट डेज हैं फरवरी के उनके बारे में भी देख लेते हैं। 1 फरवरी को हमने तटरक्षक दिवस मनाया। कौन सा तटरक्षक दिवस? 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस हमने मनाया, जो कि इसकी थीम रही थी क्लोज द केयर गैप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थीम के बारे में पूछा जा सकता है। 4 फरवरी को हम विश्व कैंसर दिवस मनाते हैं। ये तो बहुत बार पूछा जाता है, लेकिन इस बार ये पूछ लिया जा सकता है कि इसकी थीम क्या रही थी। क्लोज द केयर गैप आप याद रखेंगे। 4 फरवरी को एक और दिवस मनाते हैं, अंतरराष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस। अंतरराष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस हम 4 फरवरी को ही मनाते हैं। इसकी थीम भी आप याद रखेंगे, ह्यूमन फर्टिलिटी इन एक्शन। ह्यूमन फर्टिलिटी इन एक्शन।
8 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस, 8 फरवरी को हमने मनाया कौन सा, सुरक्षित इंटरनेट दिवस, जिसे हम इंग्लिश में सेफर इंटरनेट डे बोलते हैं। थीम जो है टुगेदर फॉर ए बेटर इंटरनेट रही थी इसकी, 8 फरवरी को जो हमने इंटरनेट सुरक्षित दिवस मनाया, टुगेदर फॉर ए बेटर इंटरनेट इसकी थीम रही थी। हर साल फरवरी के दूसरे सप्ताह के दूसरे दिन मनाया जाता है, फरवरी महीने के दूसरे सप्ताह के दूसरे दिन मनाया जाता है इंटरनेट सुरक्षित इंटरनेट दिवस, है ना, ये आप याद रखेंगे। इसके अलावा हमारे यहाँ पर और हैं, 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस, 12 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस। 13 फरवरी को भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, ये आप याद रखेंगे। और 13 फरवरी को भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस रोजनी नायडू की जयंती पर मनाई जाती है। और 13 फरवरी विश्व रेडियो दिवस भी मनाया जाता है, एक और दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है, विश्व रेडियो दिवस, रेडियो एंड ट्रस्ट इसकी थीम रही थी। 14 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया जाता है, जो कि इंटरनेशनल एपिलेसी डे है ना, ये भी आप याद रखेंगे। 14 फरवरी को, फरवरी के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है मिर्गी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस। और इसकी थीम जो रही थी 50 मिलियन स्टेप्स फॉर एपिलेसी, है ना, तो ये भी आप याद रखेंगे। मिर्गी दिवस की जो थीम रही थी 50 मिलियन स्टेप्स फॉर एपिलेसी। 15 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय चाइल्डहुड कैंसर दिवस, कैंसर दिवस 4 फरवरी को पड़ा था और ये अंतर्राष्ट्रीय चाइल्डहुड कैंसर दिवस मनाया गया 15 फरवरी को। थीम बेहतर जीवन रक्षा, ये इसकी थीम रही थी। और क्लोज द केयर गैप 4 फरवरी को जो कैंसर दिवस मनाया उसकी रही थी। और 19 फरवरी को मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस, मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस ये हमने पीछे पढ़ा। और 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया गया, कब, 20 फरवरी को विश्व सामाजिकता न्याय दिवस, इसकी शुरुआत 2009 से हुई थी। इसकी थीम जो रही है अचीविंग सोशल जस्टिस थ्रू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, ये इसकी थीम रही थी किसकी, विश्व सामाजिक न्याय दिवस की, ये आप याद रखेंगे, सभी दिवस के बारे में इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, दक्षिण एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी गैस प्लांट का उद्घाटन जो है वो कहां पर किया गया, बायोगैस का यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का प्लांट का उद्घाटन किया गया, वो कहां पर किया गया, इंदौर मध्य प्रदेश में। कहां पर, इंदौर मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर होगा। ऑर्गेनिक वेस्ट से प्रतिदिन जो है 17.5 kg बायोगैस बनाई जाएगी और 100 टन उच्च गुणवत्ता वाली खाद तैयार की जाएगी, ये आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश इंदौर में बायोगैस प्लांट दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा यहाँ उद्घाटन किया गया है ना, 17.5 kg बायोगैस यहां पर प्रतिदिन बनाई जाएगी। अगला क्वेश्चन है हमारा यहां पर 10वां, वैश्विक सतत विकास शिखर सम्मेलन टेरी का आयोजन कब से कब तक किया गया। वैश्विक सतत विकास शिखर सम्मेलन टेरी, टेरी की फुल फॉर्म जो होती है द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट इसकी फुल फॉर्म होती है। इसका जो आयोजन हुआ था वो 16 से 18 फरवरी हुआ था, 16 से 18 फरवरी। इस सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, सतत उत्पादन, ऊर्जा दक्षता और संसाधन सुरक्षा के कई मुद्दों पर चर्चा की गई, ये आपको ध्यान में रखना है। इसकी फुल फॉर्म है द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। भारत की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी अध्यक्षता की। 16 से 18 फरवरी ये इसका आयोजन किया गया था। थीम जो रही थी टुवर्ड एंड रेजिलेंट प्लेनेट एंश्योरिंग एंड सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल फ्यूचर, ये इसकी थीम रही थी, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 11वां, फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा क्लब विश्व कप 2021 का खिताब किसने जीता। फीफा क्लब विश्व कप 2021 का जो खिताब जीता वो चेल्सी की टीम ने जीता। किसने, चेल्सी की टीम ने जीता। इंग्लिश क्लब की चेल्सी की टीम ने ब्राजील क्लब की पाल्मेइरास टीम को 2-1 से हराया और किसने जीता, चेल्सी ने जीता। इसके अलावा जो है फुटबॉल टूर्नामेंट अफ्रीका कप ऑफ नेशन 2021 का हाल ही में जो खिताब जीता था वो सेनेगल टीम ने जीता था। आयोजन जो हुआ था इसका कैमरून अफ्रीका में हुआ था। इसके अलावा एएफसी टूर्नामेंट महिला एशिया कप भारत में जो आयोजित हुआ था 2022 का वो चीन ने जीता। एएफसी टूर्नामेंट महिला एशिया कप जो हुआ था भारत में, चीन ने उसका खिताब जीता। और चेल्सी ने अभी हाल ही में फीफा क्लब विश्व कप 2021 का खिताब जीता है पाल्मेइरास टीम को 2-1 से हरा करके। इतना सब आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 12वां, किस केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस स्मार्ट कार्ड सशस्त्र लाइसेंस के जरिए नागरिकों को तकनीकी अनुकूलन डिजिटल सेवाएं प्रदान करेगी। तकनीकी अनुकूलन डिजिटल सेवाएं प्रदान करेगी कौन, दिल्ली पुलिस करेगी। किसके जरिए, स्मार्ट कार्ड सशस्त्र लाइसेंस के जरिए अपने नागरिकों को तकनीकी अनुकूलन डिजिटल सेवाएं प्रदान करेगी। इस स्मार्ट कार्ड सशस्त्र लाइसेंस को पेश करने वाली देश की ये पहली पुलिस बन गई है दिल्ली पुलिस। गृह मंत्री हमारे अमित शाह ने इसे दिल्ली पुलिस की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में यहां पर इसे लॉन्च किया। इसको आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा यहां पर 13वां,
15वां सीईसी महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता? सीईसी महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप हुई थी 2022 की, तो ये खारू ने इसका खिताब जीत लिया है। किसने? खारू ने। ललोक टीम को 4-1 से हराया खारू ने, है ना। आयोजन जो हुआ था लेह लद्दाख में हुआ था, ये आप याद रखेंगे। इसके अलावा हमें याद रखना है 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप जो हुई थी 2022 की, उसको लद्दाख ने जीता है। किसने? लद्दाख ने जीता है। 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब लद्दाख ने जीता है। महिला एशिया हॉकी कप जापान ने जीता है। अभी हाल ही में जो हुआ था ओमान मस्कट में महिला हॉकी चैंपियनशिप जो हुई थी, एशिया महिला हॉकी चैंपियनशिप, वो जापान ने जीती है। पहला स्थान प्राप्त किया है, स्वर्ण पदक जीता था इन्होंने। और तीसरे नंबर पर भारत रहा था जिसने कांस्य पदक जीता था। और दूसरे नंबर पर कौन सी टीम रही थी, ये आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप हमें बताएंगे। 11वीं हॉकी इंडिया जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप जो जीती है वो उत्तर प्रदेश ने जीती है हाल ही में। इसको भी आपको याद रखना है। 11वीं हॉकी इंडिया जूनियर चैंपियनशिप का खिताब उत्तर प्रदेश ने जीता था। और वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर, वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार जो मिला है वो पीआर श्रीजेश को मिला है, जो कि भारतीय हॉकी टीम के ये गोलकीपर हैं। पीआर श्रीजेश को वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 से नवाजा गया, है ना। कमेंट बॉक्स में नीचे बताएंगे कि अभी जो महिला हॉकी एशिया चैंपियनशिप जो हुई थी उसमें दूसरा स्थान किस देश का रहा था, है ना। भारत का तो तीसरा रहा था। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, हाल ही में किस बैंक के एमडी सीईओ को बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 चुना गया है? तो बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 के लिए चुना गया है आईसीआईसीआई बैंक के संदीप बख्शी को, है ना। संदीप बख्शी नाम है इनका। इनको दिया गया है आईसीआईसी बैंक के बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर का खिताब 2020-21 का। संदीप बख्शी ये इसके एमडी और सीईओ हैं इस बैंक के, आईसीआईसीआई बैंक के। चलिए अगला क्वेश्चन है 15वां, हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पुस्तक का जो टॉपिक है बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रह जाता है। और यहां पर जो ये पुस्तक लिखी है हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक, ये किसने लिखी है? ये बिल गेट्स ने लिखी है ना। बिल गेट्स। बिल गेट्स किसके संस्थापक हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बहुत ही आसान है, ये तो आप कमेंट कर ही दोगे। अटल बिहारी वाजपेयी पुस्तक जो है अभी हाल ही में लिखी गई है इनके नाम पर, सागरिका घोष ने। किसने लिखी है? सागरिका घोष ने। द 10 ट्रिलियन ड्रीम जो है ये सुभाष चंद्र गर्ग ने लिखी है ये पुस्तक, है ना। ये भी आप याद रखेंगे। ऑपरेशन खात्मा, ऑपरेशन खात्मा आरसी गंजू, अश्विनी भटनागर, इन दोनों ने मिलकर लिखी है। द एंजल्स ऑफ कैलाश, द एंजल्स ऑफ कैलाश शुबीरा प्रसाद ने लिखी है। फियरलेस गवर्नेंस किरण बेदी ने लिखी है। फियरलेस गवर्नेंस किरण बेदी ने। अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया, अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया रस्किन बॉन्ड ने लिखी है। बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वेनियंट नेशनलिस्ट चंद्रचूड़ घोष ने। इस पुस्तक को किसने लिखा है? चंद्रचूड़ घोष ने। इनके बारे में याद रखेंगे। कुछ और पुस्तकें हैं उनके बारे में भी जान लेते हैं। अनुपम खेर द्वारा यूअर बेस्ट डेज टुडे, अनुपम खेर ने लिखी है कौन सी? यूअर बेस्ट डेज टुडे। सोनू सूद और मीना अय्यर दोनों ने मिलकर आई एम नो मसीहा, आई एम नो मसीहा किसने लिखी है? सोनू सूद और मीना अय्यर ने मिलकर। शशि थरूर द्वारा लिखी गई है एन एरा ऑफ डार्कनेस, एन एरा ऑफ डार्कनेस शशि थरूर ने। टीएस श्रीधरन पिल्लई द्वारा ओह मिजोरम, है ना, ये आप ध्यान में रखेंगे। ओह मिजोरम श्रीधरन पिल्लई द्वारा लिखी गई है। उर्जित पटेल द्वारा ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, ये उर्जित पटेल ने लिखी है ना। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत की पहली होप एक्सप्रेस मशीन को किस बीमारी की रोकथाम के लिए लॉन्च किया गया है? होप एक्सप्रेस मशीन को किस बीमारी की रोकथाम के लिए लॉन्च किया गया है? कैंसर बीमारी की रोकथाम के लिए, है ना। खासकर ग्रामीण लोगों के लिए महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने इस मशीन को लॉन्च किया है। किसने? राजेश टोपे ने इस मशीन को लॉन्च किया, जो कि ये महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री हैं। होप एक्सप्रेस मशीन इसका नाम है, जो कि कैंसर की बीमारी की रोकथाम के लिए से लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है 17वां, भारतीय रेलवे द्वारा देश की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी कहां स्थापित की जाएगी? देश की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी रेलवे द्वारा, भारतीय रेलवे द्वारा यहां पर मंजूरी मिली है दिल्ली के किशनगंज में। दिल्ली के किशनगंज में ये बनाई जाएगी भारतीय रेलवे द्वारा देश की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी। रणजी ट्रॉफी में 2022 तिहरा शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो पहले खिलाड़ी बन गए हैं शाकिब उल गनी। शाकिब उल गनी जो है रणजी ट्रॉफी 2022 में तिहरा शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। कौन? शाकिब उल गनी।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस दिन गुरु रविदास जी की 645वीं जयंती मनाई गई? 645वीं जयंती गुरु रविदास जी की बनाई गई 16 फरवरी को। कब? 16 फरवरी को। इनका जन्म जो हुआ था वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था संवत 1433 ईस्वी में। आप ये याद रखेंगे, वाराणसी उत्तर प्रदेश में इनका जन्म है और हाल ही में 645वीं 16 फरवरी को इनकी गुरु रविदास की जयंती मनाई गई। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत किस देश में IIT की स्थापना करेगा? UAE में, संयुक्त राज्य अमीरात में जो है ये IIT की स्थापना करेगा भारत, ये याद रखेंगे। किस देश की महिला HIV से ठीक होने वाली विश्व की पहली महिला बन गई है? विश्व की पहली महिला HIV से ठीक होने वाली अमेरिका की महिला बन गई है, पहली महिला, ये याद रखेंगे, अमेरिका से है। HIV ह्यूमन डिफिशियंसी वायरस है ना, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। और एड्स की आप यहां पर फुल फॉर्म नीचे कमेंट बॉक्स में आप बता ही दोगे, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वाड समूह के विदेश मंत्रियों की चौथी बैठक कहां पर आयोजित की गई? क्वाड समूह की बैठक हुई थी और चौथी बैठक हुई थी कहां पर आयोजित की गई? मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में। इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। बैठक करने का जो उद्देश्य था, हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन का बढ़ता प्रभाव और यूक्रेन और रूस के बीच में बढ़ते तनाव सहित कई मुद्दों पर यहां पर चर्चा की गई। क्वाड भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान, इन 4 देशों का समूह है। इसका उद्देश्य जो है भारत प्रशांत क्षेत्र में लोकतांत्रिक देशों के हितों की रक्षा करना और वैश्विक चुनौतियों का समाधान करना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य है ना क्वाड का। तो आप याद रखेंगे, इसकी जो चौथी बैठक की गई वो मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में की गई। अगला है, गांजे की खेती से संबंधित ऑपरेशन परिवर्तन। ऑपरेशन परिवर्तन किस राज्य की पुलिस ने शुरू किया? गांजे की खेती से संबंधित है तो ये किया आंध्र प्रदेश ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। कई लाखों करोड़ों का गांजा यहां पर जलाया भी गया था आंध्र प्रदेश में। गांजे की खेती और इसकी आपूर्ति, गांजे की खेती और इसकी आपूर्ति को खत्म करने के लिए आंध्र प्रदेश की पुलिस ने यह अभियान चलाया। कौन सा? ऑपरेशन परिवर्तन के नाम से। ये आप ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? CBSE के नए अध्यक्ष जो बने हैं विनीत जोशी। कौन बने हैं? विनीत जोशी इसके अध्यक्ष बने हैं नए। और CBSE की जो स्थापना हुई थी 2 जुलाई 1929 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। विनीत जोशी अभी ये अध्यक्ष बनाए गए हैं। इसके अलावा जो अन्य नियुक्तियां जो हुई हैं उनके बारे में भी हम जान लेते हैं इस वीक की। भारतीय सेना के नए डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो बनाए गए हैं चनीरा बंसी पोनप्पा। चनीरा बंसी पोनप्पा जो हैं ये हमारे भारतीय सेना के डिप्टी चीफ और आर्मी स्टाफ बनाए गए हैं। आपको ध्यान में रखना है चनीरा बंसी पोनप्पा के बारे में। गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनाई गई है कला रामचंद्रन। कौन? कला रामचंद्रन, ये पहली गुरुग्राम की महिला पुलिस कमिश्नर बनाई गई हैं। इसके अलावा और नियुक्तियां हैं उनको भी जानेंगे हम। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? देवाशीष मिश्रा। देवाशीष मिश्रा जो हैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। एयर इंडिया के नए MD और CEO कौन बने हैं? इल्कर आइची। इल्कर आइची जो है एयर इंडिया के नए MD और CEO बने हैं। इसके अलावा आर्थिक विकास संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के नए अध्यक्ष जो बने हैं वो चेतन घाटे। चेतन घाटे आर्थिक विकास संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के नए अध्यक्ष चेतन घाटे को बनाया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बैंक के निदेशक बने हैं संजय मल्होत्रा। कौन? संजय मल्होत्रा जो है भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड के निदेशक बने हैं संजय मल्होत्रा। महाराष्ट्र के नए DGP कौन बने हैं? पुलिस महानिदेशक, वो रजनीश सेठ बने हैं। रजनीश सेठ जो है महाराष्ट्र के नए DGP बने हैं। आंध्र प्रदेश के नए DGP कौन बने हैं? राजेंद्र नाथ रेड्डी। राजेंद्र नाथ रेड्डी जो है आंध्र प्रदेश के नए DGP महापुलिस निदेशक बने हैं। ये आप याद रखेंगे। आंध्र प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी APPSC के अध्यक्ष जो बने हैं वो गौतम सवांग। गौतम सवांग जो हैं APPSC के अध्यक्ष बने हैं आंध्र प्रदेश के। भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार विक्रम मिश्री बने हैं। कौन? विक्रम मिश्री। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति शांतिश्री धुलीपुड़ी। शांतिश्री धुलीपुड़ी जो है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति बनी है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक जो बनाए गए हैं उन्नी कृष्ण नायर बनाए गए हैं, है ना। उन्नी कृष्ण नायर को विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। भारतीय टेबल टेनिस महासंघ की अध्यक्ष जो बनी है वो गीता मित्तल बनी है। गीता मित्तल भारतीय टेबल टेनिस महासंघ की अध्यक्ष बनी है।
कर्मचारी चयन आयोग एसएससी के चेयरमैन जो बने हैं एस किशोर बने हैं कौन? कर्मचारी चयन आयोग एसएससी के चेयरमैन। एनसीईआरटी के नए अध्यक्ष बने हैं दिनेश प्रसाद सकलानी जो हैं एनसीईआरटी के नए निदेशक बनाए गए हैं। यूजीसी के नए अध्यक्ष बने हैं एम जगदीश मुखी को बनाया गया है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के नए सचिव बने हैं मनोज आहूजा। वित्तीय सेवा विभाग के नए सचिव संजय मल्होत्रा को बनाया गया है। इसके अलावा भारत की नई लेखा महानियंत्रक कैग सोनाली सिंह बनी है। लेखा महानियंत्रक कौन बनी है? सोनाली सिंह बनी है ना। डीआरडीओ के रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला के नए निदेशक बने हैं श्रीनिवास मूर्ति। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एंड सूचना टेक्नोलॉजी संस्थान के महानिदेशक मदन मोहन त्रिपाठी जो है राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एंड सूचना टेक्नोलॉजी संस्थान के महानिदेशक बने हैं मदन मोहन त्रिपाठी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक जो बनाए गए हैं सत्यनारायण प्रधान नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक बनाए गए हैं। राज्यसभा के नए महासचिव जो बने हैं प्रमोद चंद्र मोदी बने हैं। पीटीसी इंडिया लिमिटेड के नए सीएमडी राजीव कुमार मिश्रा पीटीसी इंडिया लिमिटेड के नए सीएमडी बने हैं। फिक्की के नए महानिदेशक बने हैं अरुण चावला। इसके अलावा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी के नए निदेशक, ये मैं पहले बता चुका हूं आपको, दिनेश प्रसाद सकलानी है ना, एनसीईआरटी के नए निदेशक बने हैं। इंडिगो एयरलाइंस के नए प्रबंधक निदेशक राहुल भाटिया को बनाया गया है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए चेयरमैन बनाए गए हैं पुष्प कुमार जोशी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए चेयरमैन बनाए गए हैं। ऑयल एंड नेचर गैस कंपनी की जो अध्यक्ष बनी है वो अलका मित्तल बनी है और ये पहली महिला अध्यक्ष बनी है ओएनजीसी की अलका मित्तल, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन विनय कुमार त्रिपाठी को रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन बनाया गया है। इफको के नए अध्यक्ष दिलीप संघानी को बनाया गया है। विश्व का पहला नैनो यूरिया इन्होंने विकसित किया था, दिलीप संघानी ने। इफको के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। एस सोमनाथ इसरो के नए चीफ बने हैं। इसरो के नए चीफ कौन बने हैं? एस सोमनाथ बने हैं, है ना। इसके अलावा जो हमारी आखिरी स्लाइड रहती है, राघवेंद्र तंवर आईसीएचआर के नए अध्यक्ष बने हैं। कौन? राघवेंद्र तंवर। इंदु मल्होत्रा प्रधानमंत्री सुरक्षा चूक मामले में जांच समिति की अध्यक्ष बनाई गई थी। कौन? इंदु मल्होत्रा प्रधानमंत्री सुरक्षा चूक मामले की जांच समिति की अध्यक्ष बनाई गई थी। विक्रम देवदत्त एयर इंडिया के नए सीएमडी कौन बनाए गए थे? विक्रम देवदत्त। मनोज पांडे भारतीय थल सेना के उप प्रमुख कौन बनाए गए हैं? मनोज पांडे। मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन जो है मुख्य आर्थिक सलाहकार बनाए गए हैं। भारतीय सेना में कैप्टन बनने वाले अनुराग ठाकुर जो कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, भारतीय सेना में कैप्टन बनने वाले पहले सांसद। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक मुखमीत एस भाटिया जो है कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक बनाए गए हैं। संसदीय कार्य मंत्रालय के सचिव ज्ञानेश कुमार को बनाया गया है। ज्ञानेश कुमार को संसदीय कार्य मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये थी हमारी प्रमुख नियुक्तियां और इस वीक के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लेना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।